हेलो एवरीवन, लॉ लॉजिक में आपका स्वागत है। मैं हूं आस्था, एक नए वीडियो लेक्चर के साथ। जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हुए हमने पार्ट 4A तक फंडामेंटल ड्यूटीज़ तक पढ़ लिया था। आज जो टॉपिक हमें शुरू करना है वो है आपका एक नया पार्ट यानी पार्ट 5। देखिए, पार्ट 4 तक जितना कंटेंट है उससे बहुत अलग हम पढ़ना शुरू करते हैं जब हम पार्ट 5 पढ़ना शुरू करते हैं। तो आइए पार्ट 5 शुरू करने के पहले छोटे सा कुछ और टॉपिक डिस्कस करते हैं आज के वीडियो में। फिर अपने नेक्स्ट वीडियो से मैं पार्ट 5 यानी एग्जीक्यूटिव और उसमें प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। देखिए, आपने कभी किसी ना किसी सब्जेक्ट में, चाहे वो इंटरनेशनल लॉ हो, एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ या फिर कॉन्स्टिट्यूशन, कहीं ना कहीं डिफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ा होगा। डिफिनेशन ऑफ स्टेट में आपने एलिमेंट ऑफ स्टेट भी पढ़ा होगा। अगर आपको याद होगा तो 4 होते हैं। सबसे पहले एक टेरिटरी यानी एक क्षेत्र, एक निर्धारित क्षेत्रफल जिसके अंदर हम किसी राज्य की सीमा समझते हैं, उसको उसके अंदर सीमित करते हैं। जैसे अगर हम भारत की बात करें तो ऊपर कश्मीर से लेकर नीचे कन्याकुमारी तक, या फिर इधर हम कहते हैं गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। तो इसके बीच में जो एरिया है वो क्या है? वो भारत है। तो सबसे पहले किसी भी राज्य के लिए महत्वपूर्ण है कि उसका एक निर्धारित क्षेत्रफल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात करें तो वो है सिटीजन्स, वहाँ के नागरिक। ये बात बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि एक क्षेत्र हो गया, उस क्षेत्र में रहता कौन है। बिना रहने वाले लोगों के क्या कभी भी राष्ट्र हो सकता है, राज्य हो सकता है? नहीं हो सकता। तो यहाँ इम्पॉर्टेंट दूसरी बात क्या होती है कि वहाँ पे रहने वाले नागरिक कौन है, सिटीजन कौन है। ठीक है। जैसे भारत में मैं और आप, हम सभी यहाँ रहते हैं। भी रिसेंटली हमने वोट दिया है तो हमने क्या बताया है कि हाँ, हम यहाँ के नागरिक हैं और हमें यहाँ मताधिकार है। ठीक है। तो जैसे जो लोग वहाँ पे रहते हैं कुछ निर्धारित अधिकार, कुछ दायित्व धारण करते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि वहाँ के नागरिक हैं। तीसरा इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है गवर्नमेंट, सरकार। एक राज्य बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि एक निर्धारित क्षेत्रफल पर रहने वाले लोगों के बीच उनके समर्थन से या उनके द्वारा समर्थित किए गिराने में, कि आज हमने समर्थन नहीं किया लेकिन कभी से ये चीज़ चल रही जो राजतंत्र में होता था, यानी उनका समर्थन या उनकी सहमति से बनी हुई एक सरकार जो वहाँ का प्रशासन चलाएगी, वहाँ की व्यवस्था चलाएगी। ठीक है। जिसके अंदर हम क्या देखते हैं कि एक सिस्टमैटिक वे में वो पूरी पॉपुलेशन जो वहाँ के सिटीजन्स हैं उनकी सारी प्रॉब्लम्स को देखना, उनकी फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करना, उनके लिए राइट्स, ड्यूटीज़ और सारे सिस्टम को मेंटेन करने के लिए एक गवर्नमेंट होती है। ठीक है। तो गवर्नमेंट। फोर्थ पॉइंट होता है किसी भी स्टेट के लिए एलिमेंट, सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता। संप्रभुता इसका मतलब होता है कि कोई भी राज्य तब तक राज्य नहीं कहला सकता, कोई क्षेत्र जहाँ लोग रहते हैं और कोई उनका लीडर है तब तक राज्य नहीं कहलाएगा जब तक कि उस राज्य को अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने के लिए क्षमता ना हो, यानी कि वो अपने आंतरिक मामलों में कोई भी निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र ना हो और बाह्य संबंध स्थापित करने में सक्षम ना हो। जब हम देखते हैं कि कोई राज्य अपने आंतरिक मामलों में निर्णय लेने में सक्षम और बाह्य संबंध स्थापित करने में जो है समर्थ होता है, तो उसी कंडीशन में हम कहते हैं कि वो स्टेट है। तो राज्य होने के 4 इंपॉर्टेंट एलिमेंट हमने अभी भी समझ लिया है। मुझे उम्मीद है आपने कभी ना कभी कहीं अलग भी ज़रूर पढ़ा होगा। अब आइए हम इस एलिमेंट ऑफ स्टेट को रिलेट करते हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ, ताकि मैं आपको ये बात इजीली समझा सकूं कि आप एक पार्ट पढ़ चुके हैं और अब आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगले पार्ट को पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो आइए उनके बीच के गैप को दिमाग में क्लियर करने के लिए उस स्टेट की डिफिनेशन को कनेक्ट करते हैं आकर के आपके कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के साथ में। देखिए, जब हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ते हैं तो हम पार्ट 1 जब पढ़ते हैं तो हमें क्या पढ़ने के लिए मिलता है? स्टेट एंड इट्स टेरिटरीज, है ना। जो हम लोग पढ़ते हैं क्या? भारत, इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स है। हम देखते हैं कि भारत में कितने राज्य शामिल हैं, कितने यूटी शामिल हैं, हम उसके पूरे क्षेत्र को देखते हैं। तो वहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यूनियन ऑफ स्टेट्स क्या है? इंडिया यूनियन ऑफ स्टेट्स है। साथ में जब हम फर्स्ट शेड्यूल देखते हैं, पार्ट 1 के साथ में अटैच है, तो उसमें सारे स्टेट की लिस्ट मिलती है, सारे यूटीज़ की लिस्ट मिलती है, जिससे हमें पता चलता है कि वास्तव में भारत का क्षेत्रफल क्या है, वास्तव में भारत किस क्षेत्र में विस्तृत है, हम किसकी बात कर रहे हैं, किस एरिया में गवर्नमेंट, किस एरिया में गवर्नेंस की बात कर रहे हैं, तो वहाँ से वो बात क्लियर होती है। तो जब भी हम कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 1 देखते हैं तो वो क्या करता है,
स्टेट की डिफिनेशन के टेरिटरी वाले पार्ट को कवर करता है। ठीक है, अब हम बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 2 की। तो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 2 जो 4 से लेकर 11 तक है वो बात क्या करता है, सिटीजन्स की। कौन भारत का नागरिक माना जाएगा, कौन भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा, भारत के नागरिक होने के लिए क्या चीज़ें होनी चाहिए, सारी चीज़ें हमें वहाँ पर देखने के लिए मिलती हैं जो पार्ट 2 में है। अब केवल पार्ट 2 ही नहीं बल्कि पार्ट 3 भी किससे रिलेटेड है, तो कहीं ना कहीं सिटीजन से। क्यों? क्योंकि बेसिक फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइड करता है कि एक बेसिक राइट्स क्या क्या मिलने चाहिए किसी क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को, चाहे वो नागरिक हो चाहे कहीं से घूमने आया हुआ व्यक्ति हो, उसके भी कुछ अधिकार हो सकते हैं। तो पार्ट 3 में हम क्या देखते हैं कि नागरिकों के अधिकार की बात की गई है। पार्ट 4 भी कहीं ना कहीं नागरिकों से रिलेटेड है। क्यों? क्योंकि स्टेट के ऊपर लायबिलिटी है कि वो नागरिकों के वेलफेयर के लिए क्या क्या काम करेगा, उसे क्या क्या टारगेट्स होंगे, कैसे कैसे वो लाइफ और अच्छी बनाएगा अपने यहाँ रहने वाले लोगों की। तो सिटीजन से ही रिलेट करता है आपका पार्ट 4 भी, और आपका पार्ट 4 है तो डायरेक्टली सिटीजन से रिलेट करता है, जो बताता है कि सिटीजन्स की फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होंगी उनके देश की तरफ। तो हम देखते हैं पार्ट 3, पार्ट 4 एंड पार्ट 4A। ये 3 पार्ट आपके रिलेट करते हैं सिटीजन्स के साथ में। इतना पढ़ने के बाद अब आप क्या देख रहे हैं, इसको हम रिलेट कर रहे थे स्टेट की डिफिनेशन से, जिसका पहला एलिमेंट क्या था, टेरिटरी, जो कि हमने पार्ट 1 में देखा। पार्ट 2, 3, 4A, पार्ट 2, 3, 4 एंड 4A, इतने पार्ट में रिलेट क्या करता है, सिटीजन से। यहाँ तक का पोर्शन हम पढ़ चुके हैं जो स्टेट के 2 जो है एलिमेंट्स कवर करते हैं। अब इसके बाद हम जब पढ़ने जा रहे हैं आपके लिए पार्ट 5, तो पार्ट 5 आप देखेंगे तो स्टेट की डिफिनेशन का अगला एलिमेंट यानी गवर्नमेंट से रिलेट करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आप पार्ट 4A तक पढ़ते हैं तब आप एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट पढ़ के ख़त्म करते हैं, यानी जो नागरिकों से संबंधित है। और यहाँ से बात बिल्कुल बदल जाती है और अब हम पढ़ने जाते हैं कि गवर्नमेंट कैसे काम करेगी, उन नागरिकों के लिए गवर्नेंस कैसे हम इस्टेब्लिश करेंगे नेशन में। ठीक है, तो पार्ट 5 आपका रिलेट करता है गवर्नमेंट के साथ में, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 दोनों। पार्ट 5 बात करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की, द यूनियन, और आपका पार्ट 5, 6 बात करता है स्टेट की, स्टेट में गवर्नमेंट की। ठीक है, दोनों के दोनों एकदम सेम ही हैं। अच्छा, लास्ट वाला भी डिस्कस कर लेते हैं कि जो स्टेट का लास्ट एलिमेंट है वो है सॉवरेनिटी, जिसको हम प्रियम्बल में साफ साफ देख सकते हैं कि जो इंडियन प्रियम्बल है वहाँ पर हम क्या देखते हैं कि स्टेट जो भारत है वो एक संप्रभु राष्ट्र है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि जो चीज़ हमने देखा गवर्नमेंट की बात मैंने की तीसरे नंबर पे, पार्ट 4 एंड पार्ट 5 एंड पार्ट 6, पार्ट 5 एंड पार्ट 6 दोनों लगभग एक जैसे हैं, क्योंकि हमने क्या कहा, दोनों ही बात करते हैं गवर्नमेंट की। लेकिन जो पार्ट 5 है वो बात करता है यूनियन गवर्नमेंट की, यानी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है द यूनियन, और जो आपका पार्ट 6 है वो बात करता है स्टेट की, राज्य में। लेकिन राज्य हो या केंद्र सरकार आपको लगभग एक ही जैसी देखने के लिए मिलती है। इसमें हम क्या चीज़ें देखते हैं, सेंटर में भी और स्टेट में भी, तीनों जगह हमें सरकार 3 जो है भागों में बटी हुई मिलती है, या हम कह सकते हैं 3 पिलर्स ऑफ गवर्नेंस, यानी 3 स्तंभ होते हैं सरकार के। सरकार इन 3 स्तंभों पर, इन 3 पिलर्स पर टिकी होती है। सबसे पहला एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, दूसरा लेजिस्लेचर यानी आपका विधायिका, तीसरा जुडिशरी यानी न्यायपालिका। ये 3 ऐसे स्तंभ, 3 ऐसे पिलर्स हैं जो गवर्नमेंट को रोक कर रखते हैं, गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश रखते हैं। तो देखिए, जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट पढ़ते हैं तब भी हम ये 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, और जब हम स्टेट गवर्नमेंट पढ़ते हैं तब भी हम ये 3 ही चीज़ें पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। तो जब हम आपको पढ़ाएंगे अभी पार्ट 5 एंड पार्ट 6, तो हम क्या पढ़ेंगे, बेसिकली एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी, इन तीनों को पढ़ेंगे। और ये पूरा मटेरियल हम 2 बार पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एक बार हम पढ़ेंगे पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए, दूसरा हम पढ़ेंगे पूरा स्टेट गवर्नमेंट के लिए। तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट लगभग सेम है, बहुत ही छोटे छोटे से आपको गैप्स मिलेंगे जो दोनों अलग हैं, अदरवाइज लगभग सेम है, सिर्फ आर्टिकल्स आपको डिफरेंट यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो देखिए, यहाँ तक आप बात को समझ गए होंगे कि आप पढ़ने वाले क्या हैं अपने अगले पार्ट में। तो देखिए, मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन दे दूँ नेक्स्ट पार्ट का। जो हम पढ़ने जा रहे हैं आपका पार्ट 5 यानी द यूनियन,
उसमें हम पढ़ेंगे एग्जीक्यूटिव, बात किया इसके बारे में। उसका जो पहला टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। देखिए अपने लास्ट लेक्चर में जब हम लोगों ने पढ़ा था फंडामेंटल ड्यूटीज़, तो क्या आपको याद है कि वो लास्ट आर्टिकल कौन सा था जो हमने डिस्कस किया था? आर्टिकल 51A, ठीक है, जिसमें हम लोगों ने सबसे आखिरी पॉइंट पढ़ा था आर्टिकल 51A के, है ना, जिसको जोड़ा गया था किस अमेंडमेंट से। ये बात हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ी है, इसलिए मैं उम्मीद करूँगी कि आप मुझे बताएं कि आर्टिकल 51A में के कब और किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से जोड़ा गया। कमेंट सेक्शन में मुझे इस बात का आंसर चाहिए। देखिए उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं क्या? आर्टिकल 52, जो उसके जस्ट बाद आपको देखने को मिलता है। आर्टिकल 52 रिलेट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ में। तो इसके लिए आज मैं सिर्फ 2-3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करके आज की बात यही ख़त्म करूँगी। मैं चाहूँगी कि आप इस बात के साथ रिलेट करें कि स्टेट की डिफिनेशन और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का पैटर्न कितना सिमिलर है। कॉन्स्टिट्यूशन भी हमारा क्या कर रहा है, बिल्कुल उसी तरीके से चीज़ों को डिज़ाइन कर रहा है जिस तरीके से किसी स्टेट को डिज़ाइन किया जाता है। ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ है ये, बहुत ब्यूटीफुल सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। इसीलिए इसके ऊपर एक बार आप लोगों का ध्यान लाने के लिए मैंने इस टॉपिक को यहाँ पर उठाया है। आइए जो मेन टॉपिक है हमारा उसका एक इंट्रोडक्शन कर लेते हैं इस वीडियो में, जो कि आपका प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है। मुझे कमेंट सेक्शन में एक आंसर और चाहिए कि आपके तत्कालीन वर्तमान प्रेसिडेंट कौन है। वर्तमान भारतीय राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति कौन है, मुझे उनका नाम चाहिए। देखिए सबसे पहले आर्टिकल 52 बात करता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। भारत का एक राष्ट्रपति होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति क्या है? देश के संवैधानिक प्रमुख हैं, देश के प्रथम व्यक्ति होते हैं राष्ट्रपति, यानी देश को जो हेड करते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। जब हम प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल पढ़ते हुए एक वर्ड पढ़ते हैं हम, जो है रिपब्लिक या गणतंत्र। जो गणतंत्र वर्ड है या रिपब्लिक वर्ड है उसे पढ़ते हैं तो हम क्या चीज़ डिस्कस करते हैं? हम डिस्कस करते हैं कि जहाँ भी देश का हेड एक इलेक्टेड पर्सन होगा, ना कि कोई वंशानुगत आने वाला व्यक्ति, यानी राजा का बेटा राजा नहीं बन रहा, बल्कि राजा कौन बन रहा है? जनता के बीच में से जो गण हैं, वहाँ के जो लोग हैं वहाँ के, उनके बीच से निकलकर कोई जो है देश का प्रमुख व्यक्ति बन रहा है। तो हम कहते हैं कि ये राज्य तो गणतंत्र है, यानी एक रिपब्लिक नेशन है। तो रिपब्लिक स्टेट या नेशन होने के लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि जो फर्स्ट पर्सन है, जो वहाँ का प्रमुख व्यक्ति है, वो जनता के द्वारा चुना हुआ होता है। तो हम क्या देखते हैं? भारत क्या है? एक रिपब्लिक है, एक गणतंत्र है। यहाँ पर जो राष्ट्रपति हैं उनको भारत की जनता में से ही इनडायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू चुना जाता है। ठीक है, ये चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल आपके लिए आर्टिकल 52 क्या कह देता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। आर्टिकल 53 बहुत इंपॉर्टेंट है, बात करता है कि देश की सारी एग्जीक्यूटिव पावर राष्ट्रपति में ही निहित होगी। देश की सारी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। राष्ट्रपति ही देश की केंद्र की कार्यपालिका शक्ति को होल्ड करेगा, वही उसे धारण करेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, तो ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति वो करेंगे जो उनका दिल करेगा। कोई भी डिसीजन कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि देश के प्रमुख व्यक्ति हैं और सारी कार्यपालिका शक्ति उनके पास निहित है। लेकिन ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए मैंने आज थोड़ा सा मेंशन किया है कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 से क्लॉज इसमें बहुत अच्छे से जोड़ दिया गया कि राष्ट्रपति सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर ही काम करेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर मानिएगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस पर राष्ट्रपति यहाँ पे काम करते हैं। अच्छा, जो यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, वैसे तो हम इसको आगे चल के पढ़ेंगे, इसे हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर, और ये सारे लोग जनता के द्वारा चुने हुए उनके रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। ठीक है, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव हैं जो राष्ट्रपति को सलाह देते हैं और राष्ट्रपति उसके अनुसार अपना काम करते हैं। साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं वो देश की सभी सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उनके कमांडर होते हैं। सारी सेनाएं उनके ही आदेश पर कार्य करती हैं। ठीक है, तो राष्ट्रपति के बारे में जानने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हम इसके ऊपर पूरा वीडियो लेक्चर करने वाले हैं, पूरा राष्ट्रपति कवर करेंगे, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल, ये सारी चीज़ें हम लोग कवर करेंगे।
तो आप मेरे साथ चैनल पे बने रहिए। अगर आपको मेरी पढ़ाने का तरीका समझ में आता है, मेरे साथ विषय समझ में आता है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अगर आपको किसी तरीके की कोई सुधार चाहिए, आपको लगता है भाषा या बोलने का तरीका या कंटेंट कुछ भी, तो आप मुझे इसके लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का हमेशा स्वागत है। चलिए, इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में हम लोग प्रेसिडेंट का टॉपिक कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।